नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव जिस तरह के नतीजे लेकर आए हैं उसने सबको भौचक्का कर दिया है, हतप्रभ कर दिया है। क्योंकि जितने भी पत्रकार या सेफोलॉजिस्ट, ओपिनियन पोल देने वाले, चुनाव विश्लेषक, चुनाव पंडित, ये सब थे, वो सब एक स्वर में कह रहे थे कि कांग्रेस वहाँ जीतेगी। सीटों के मामले में अंतर हो सकता है, कोई 45 सीटें दे रहा है, कोई 50, कोई 55, कोई 60 और कोई 60 से ज़्यादा दे रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सरकार बनाने की स्थिति में आएगी और कांग्रेस की सीटें इतनी कम रह जाएंगी कि एक बड़ा गैप दोनों पार्टियों के बीच में होगा। हालांकि अगर वोटों के प्रतिशत को देखें तो जिस तरह का जंप कांग्रेस के वोटों में आया वैसा बीजेपी के में नहीं आया है। कांग्रेस के वोट 28% से बढ़कर 40 के आसपास पहुंच गए हैं, जबकि बीजेपी के वोट 36% से 39% के आसपास पहुंचे हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि इतने वोटों का जंप के बावजूद कांग्रेस अपनी पिछले बार की सीटों में मुश्किल से 3-4 की बढ़ोतरी कर पाई है और बीजेपी जो 40 सीटों पर थी वो एक लंबी छलांग लगाकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर पाई है अपने दम पर। अब उसे किसी सहयोगी की ज़रूरत नहीं है, वैसाखियों की ज़रूरत नहीं होगी। सवाल उठता है कि आखिरकार इतने सारे लोग कैसे गलत साबित हो गए। क्या कारण है कि बीजेपी, जिसके खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी बताई जा रही थी, उसके बावजूद वो इस तरह का प्रदर्शन देकर सामने आ गई। तो हम आज उन कारणों के बारे में बात करेंगे। पहला कारण तो ये है कि बीजेपी ने इस बार किसी तरह का शोर नहीं मचाया, किसी तरह का अहंकार प्रदर्शित नहीं किया, चुपचाप अपना चुनाव प्रचार किया। एक बड़ी वजह ये माना जाता है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उसने 400 पार का नारा दिया था उसकी वजह से उसकी संभावनाएं बिगड़ी, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि उस नारे की वजह से बीजेपी की कुछ ज़्यादा सीटें आ गई। लेकिन अगर हम ये मान लें कि इस चुनाव में मोदी जी ने भी अपने आप को बाहर रखा, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपने को हाशिए पर रखे रहे और चुपचाप धीरे धीरे चुनाव प्रचार करते रहे, तो एक कारण ये माना जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण मेरे ख्याल से तो वो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि जो बीजेपी की स्ट्रेटजी थी कि नॉन जाट वोटों को एकजुट किया जाए, गैर जाट वोटों को एकजुट किया जाए और जाट बनाम गैर जाट का अगर चुनाव कर दिया जाए तो उसमें उसको फ़ायदा हो सकता है। ये नई रणनीति नहीं थी बीजेपी की, पिछले चुनावों में भी वो इस तरह की रणनीति आजमाती रही है और इसीलिए उसने कभी किसी जाट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, गैर जाट को ही बनाया और उस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। इस बार भी ऐसा लगता है कि जो गैर जाट जातियां हैं उनको लगा कि जाट सत्ता में आ रहे हैं, जाट सत्ता में आ रहे हैं और एक परिवार विशेष, हुड्डा परिवार विशेष सत्ता में आ रहा है और इसका एक रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से, जिसको बीजेपी ने और बढ़ाया होगा और ज़्यादा मजबूत किया होगा और उसकी वजह से जो गोलबंदी हो गई, कांग्रेस जाट लीडरशिप और जाट वोटों पर ज़्यादा डिपेंड कर गई और बीजेपी ने बाकी जो वोट थे उनको समेटने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे ये फ़ायदा हुआ। इसमें आप दलित फैक्टर को भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से शैलजा कुमारी नाराज़ रहीं और बाद में आईं, उसका असर शायद उतना नहीं हुआ जितनी नाराज़गी का हुआ। और दलितों का भी अब ये पूरा जब आंकड़े आ जाएंगे तो समझ में आएगा कि दलितों का कितना बड़ा हिस्सा बीजेपी को गया और कितना बड़ा कांग्रेस को गया, उससे भी बात समझ में आएगी। लेकिन ये साफ दिख रहा है कि ओबीसी और दलित, इन वोटों का फ़ायदा हुआ है, इन वोटों की गोलबंदी हुई है। वो पंजाबी वोट भी उनके पक्ष में गए हैं। तो इस तरह के वोटों की गोलबंदी, यादवों की वोट जो पिछड़ों में ही आते हैं उनकी वोट उनको मिले हैं और इस वजह से उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तीसरा कारण जो और देखा जा रहा है कि बीजेपी ने माइक्रो लेवल पर काम किया। उसने ये काम किया कि हमारी सीटें जो हम जीत सकते हैं जीतें,
जहां हम नहीं जीत रहे हैं वहां कांग्रेस को कैसे हराया जा सकता है। तो उसने जगह जगह पर मजबूत इंडिपेंडेंट खड़े किए वोट काटने के लिए, और जहां लगा कि इंडिपेंडेंट चुनाव निकाल सकते हैं वहां उनको समर्थन भी कर दिया। तो इस तरह से उसने अपने को मजबूत किया और कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। तो ये एक और स्ट्रेटजी थी जो बीजेपी के पक्ष में कारगर साबित हुई, और उसने इस तरह से अपने को कंसोलिडेट किया, अपने को मजबूत बनाया। अगर आप दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने ये माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट नहीं किया। उसने मजबूत सीटों पर तो जोर दे लगाया, लेकिन जहां वो कमज़ोर थी, जहां पर उसे और काम करना चाहिए था, वहां पर उसने काम नहीं किया, और जिसकी वजह से उसे नुकसान होता दिख रहा है। तो ये स्पष्ट है कि ये 3-4 कारण जो मैंने बताए हैं उनकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ा होगा। हम अक्सर असल में जाट वोटर जो है बहुत वोकल होता है, और ज़्यादातर सर्वे करने वाले या पत्रकार उनसे मिलते हैं, या उन समुदायों के पत्रकार टेलीविज़न चैनल्स पे दिखते हैं, तो वहाँ पर वो अपने समुदायों की भावनाओं को व्यक्त करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि वो बायस्ड हों, लेकिन चूंकि उनके संपर्क में, उनके दायरे में वही लोग होते हैं, इसलिए उनको लगता है कि उन्हीं की वजह से जो वो सोच रहे हैं वही पूरा हरियाणा सोच रहा होगा। तो ऐसा भी नहीं था। ये भी गौर करने की बात है कि कांग्रेस ने दलित वोटों को कंसोलिडेट करने की उस तरह से कोशिश नहीं की जैसी की जानी चाहिए थी। उसने बेरोज़गारी, अग्निवीर, किसान, इन सब मुद्दों पर जोर तो दिया, लेकिन ये वो जो गुस्सा था उसको कैसे वोटों में तब्दील करना है, शायद इस पे बहुत ठोस ढंग से काम नहीं हुआ। ये भी हो सकता है कि कांग्रेस का आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उसे काफ़ी सफलता मिल गई और हरियाणा में भी 10 में से 5 सीटें जीत ली, तो उसे लगा कि अब उसकी हवा चल पड़ी है, और उसने हवा को देखा लेकिन ज़मीन को छोड़ दिया। ज़मीन को छोड़ने से ये हुआ कि वो असलियत से वाकिफ़ नहीं थी, और यही हमने देखा कि राहुल गांधी ने भी प्रचार किया, भीड़ आई, खूब वाहवाही हुई, उनके वीडियो बहुत वायरल हुए, लेकिन वो जो भीड़ आई थी उसने वोट नहीं दिए, बहुत कम लोगों ने वोट दिए, और ये जो इसका असर दिख रहा है वो चुनाव नतीजों में दिख रहा है। तो ये जो 4-5 गलतियां की हैं, एक बार फिर से साबित हुआ है कि कांग्रेस अक्सर अपनी जीत को हार में बदल देती है। इस बार भी वही हुआ। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हवा थी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की हवा थी। उन दोनों राज्यों में उसे जीतना चाहिए था, लेकिन वो उन राज्यों को नहीं जीत पाई। हरियाणा में उसके जीतने का पक्का पूरी तरह से पका हुआ मामला था, लेकिन उसको वो कन्वर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वो उस तरह से सक्रिय नहीं थी और एक परिवार विशेष की तरफ वो झुक गई। तो और बीजेपी ने कुछ बहुत अच्छा कर दिया हो ऐसा नहीं है। बीजेपी के पक्ष में कुछ चीज़ें चली गई हैं, ये ज़रूर है। थोड़ा सा अंडर करंट इस वजह से बन गया होगा, जाट बनाम गैर जाट की वजह से, और जिसको जो चुनाव विश्लेषक हैं वो पकड़ नहीं पाए होंगे, ये भी सही बात है। लेकिन बीजेपी अपने परफॉर्मेंस की वजह से जीती है, ये ज़रा किसी के गले उतरने वाली बात नहीं है। उसका कामकाज कोई बहुत अच्छा नहीं था। एक और फैक्टर जिसकी बात चर्चा करना मैं भूल गया, और वो ये था कि चुनाव के चंद महीने पहले उसने जिस तरह से अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ काफ़ी रोष था, उनके अहंकारी स्वभाव की वजह से, उनकी बदजुबानी की वजह से। वो फैक्टर बहुत बुरी तरह से बीजेपी के खिलाफ था, लेकिन नायब सिंह सैनी को रिप्लेस करके बीजेपी ने उस फैक्टर को काफ़ी हद तक निगेट कर दिया। तो वो जो गुस्सा लोगों का था, कुछ गुस्सा लोकसभा चुनाव में निकल गया, कुछ नायब सिंह सैनी के आ जाने से निकल गया, और इस वजह से नायब सिंह सैनी का जो दांव खेला था भी भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कई और राज्यों में भी उसने ये किया कि चुनाव के चंद महीनों पहले वो मुख्यमंत्री बदल देती है और उसको फ़ायदा हुआ। यहाँ एक बार फिर से ये साबित हो गया कि
अगर जनता नाराज है किसी मुख्यमंत्री से, कुछ विधायकों थे जैसे 22 विधायकों के टिकट भी बीजेपी ने काटा, तो उनको मैदान से हटाकर भी एंटी इनकम्बेंसी कम की जा सकती है और उसके बूते अपनी जीत भी सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये रणनीति यहाँ फिर काम आई है। भारतीय जनता पार्टी के मोदी शाह को इसका श्रेय मिलेगा ही, क्योंकि वही इस रणनीति के सूत्रधार थे। जेपी नड्डा तो खैर उनके सिपहसालार हैं ही। ये एक रणनीति उनकी यहाँ पर कारगर साबित हुई है और निश्चित रूप से ऐसे मौसम में, ऐसे माहौल में जब सारा कुछ मोदी शाह के खिलाफ जा रहा हो, बीजेपी के खिलाफ जा रहा हो, हरियाणा की जीत उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सही समय पर आई जीत है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं। ये हार होती तो वहाँ डिमोरलाइजेशन होता, ये जीत हुई है तो वहाँ मनोबल बढ़ेगा और वहाँ गठबंधन भी और कार्यकर्ता भी शायद ज़्यादा उत्साह से काम कर सकेंगे कि जब हरियाणा में चीज़ें पलट सकती हैं तो महाराष्ट्र में भी पलट सकती हैं, और मोदी हैं, शाह हैं, तो शायद मुमकिन भी हो जाए। लेकिन महाराष्ट्र का गणित दूसरा है, उसे हमें इस तरह से जोड़कर नहीं भी देखना चाहिए। वहाँ दूसरे तरह की परिस्थितियाँ, यहाँ कांग्रेस अकेले लड़ रही थी, वहाँ पूरा गठबंधन है, 3-3 उसके घटक हैं और वो अपने अपने इलाकों में एक अच्छी पैठ रखते हैं और पूरा माहौल भी बीजेपी के वहाँ पर खिलाफ है। तो कुल मिलाकर ये कारण थे 4-5, और आप समझ ही गए होंगे कि हरियाणा में जो उलटफेर हुआ है उनके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।